चलिए ना, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो बातें पिछले चैप्टर की है। 2 मिनट लगेगा, बहुत छोटी बातें, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बात आप स्टार मार करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, वो सिर्फ किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन पैरा और डाया जो होता है, पैरा और डाया जो होता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कुछ लोगों का छूटा हुआ है। फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल कैन एग्जिस्ट, लिख लीजिए। फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल can exist in solid form, can exist in solid form. Ferromagnetic material can exist in solid form. अगला पॉइंट लिखिएगा, पैरा एंड डाया, पैरा पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट in solid, in solid, liquid and gas, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म, ठीक है। तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है, पैरा और डाया, ठीक है। अब एक बात कल मैंने आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पढ़ाई थी, और वो था मैग्नेटाइजेशन या फिर फील्ड का ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ किसके वर्सेस? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। इसमें आपने देखा था ये कुछ ऐसे चिड़िया जैसा बना था, है कि नहीं? इस तरह से ग्राफ था, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच ग्राफ ना। तो ये किसके लिए था? फेर्रो के लिए था। किसके लिए था? फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और आपने जब इसको पढ़ा था, फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए था, इसको हिस्टेरेसिस ग्राफ के नाम से पढ़ा था ना। तो ऐसे ही ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस या फिर फील्ड वर्सेस इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर आपका पैरा है, कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। अगर आपका मटेरियल पैरामैग्नेटिक है तो याद रखिएगा, इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरा के लिए भी होगा और फेरो के लिए, वो पैरा का भी होगा और डाया का भी होगा। बस एक चीज आपको याद रखना है, पैरा में क्या होता है, जिस तरफ फील्ड होती है उसी तरफ डाइपोल का अलाइनमेंट होता है, तो सेम डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। ये पैरा हो गया। अगर यहीं पे डाया की बात करोगे, डाया की, तो आई आर डी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस क्या होगा? इंटेंसिटी। ये जो ग्राफ होता है इसमें मैग्नेटाइजेशन किधर होता है? जिधर फील्ड होती है उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर अपोजिट होगा तो ये ग्राफ किस में बनेगा? माइनस में। यहाँ पे माइनस बी हो। समझ आ रही ना? ये ग्राफ बना लीजिए, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक। नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। नया चैप्टर, नया चैप्टर जो है, ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईएमआई ना। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं इस चैप्टर का, ये मैग्नेटिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत के
5 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से कहानी एकदम सिंपल है। और दूसरी चीज, ये एक क्वेश्चन इससे 100% फिक्स है, अगर 2 आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ आ रही ना बात? एक तो 100% आता है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ रही है? ये चैप्टर का नाम लिख लीजिए और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको कर लिया आप, चैप्टर का नाम लिख लिए। चलिए समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एक चीज हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस लॉ के अंदर पढ़ा था हमने। तो वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं पिक्चर बना के बोर्ड पे बताता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई सरफेस हो, क्या हो? तो फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है इससे परपेंडिकुलर, तो फील्ड लाइन अगर इस एरिया को क्रॉस करती है ना, तो वो क्या बनाएगी? फ्लक्स बनाएगी। वो क्या बनाएगी? फ्लक्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस एरिया को क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एरिया को क्रॉस करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी। अगर आप यहां पे पढ़ोगे तो डेफिनेशन लिखी हुई है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासेस थ्रू गिवन परपेंडिकुलर सरफेस। तो ये कैसी सरफेस है फील्ड से? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सरफेस को जब क्रॉस करेगी फील्ड लाइन तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पे मैं पिक्चर बना के थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये होगा आपका एरिया, ठीक है। यहां से फील्ड लाइन आ रही है, यहां से, और ये कौन सी फील्ड लाइन है? मैग्नेटिक, क्योंकि हमें पढ़ना कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इस तरह से फील्ड लाइन आ रही, ये कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड है। इधर से इन की और इधर से क्या कर रही? आउट। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट एरिया क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था। अच्छा, डॉट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों किस में होने चाहिए? एक लाइन में। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए, जैसे ये सरफेस है, क्या है? सरफेस है, तो इसका 2 एरिया वेक्टर हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अगर ये एरिया ऐसे हो जाएगा तो एरिया वेक्टर या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिए, डॉट को जब भी ओपन करते हो तो आपको क्या आता है? वेक्टर के हिसाब से EA कॉस थीटा आता है। तो ऐसे ही आपको क्या लिखना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कितने के बराबर? ई की जगह पे क्या हो जाएगा? B, और यहां पे क्या हो जाएगा? डॉट एरिया। और इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BA कॉस थीटा। समझ आ रही ना भाई? यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये थीटा किसके बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिएगा, यहां पे ध्यान से, बढ़िया से समझिएगा। अगर एक मिनट, फील्ड लाइन कैसे है? ऐसे है ना, फील्ड लाइन ऐसे है। एक मिनट देखो, फील्ड लाइन ऐसे है, तो फील्ड लाइन अगर ऐसे है ना, परपेंडिकुलर है सरफेस से, तो इसके पास कितने एरिया वेक्टर है? एक ये है और एक ये है। अच्छा, अगर ये वाला एरिया वेक्टर लेते हो तो फील्ड लाइन इधर ही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो एंगल कितना हो जाएगा जब थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो ये किसके बीच का एंगल होता है? फील्ड लाइन और किसके बीच? एरिया वेक्टर के। एंगल कितना है? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA ना, क्या हो जाएगा? BA। तो इसको अगर अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। अच्छा, अगली बात सुनिए, फील्ड ऐसे है, फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ये वाला ले लीजिए, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस BA। अब आपको मैं बताऊं, ये वाला जो फ्लक्स है जिसमें फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में थे, ये फ्लक्स आउट है। ये क्या है? फ्लक्स आउट। तो ये क्या हो गया? फ्लक्स आउट। और अगर ये वाला फील्ड लाइन इधर है ना और एरिया वेक्टर ये वाला ले ली, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो ये क्या कहलाता है? फ्लक्स इन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स
इन। तो एक चीज आप समझिए, एकदम फ्लक्स पानी की तरीके से, जैसे ये पाइप होता ना, ये पाइप होता तो जितना यहां से क्या होगा, पानी इन होगा, उतना यहां से क्या होगा, आउट होगा। उसी तरह से इधर वाली सरफेस से जितना फ्लक्स इन होगा, उधर वाली सरफेस से उतना फ्लक्स आउट होता है। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा, अगर इस सरफेस को ऐसे के बजाय ऐसे कर दो, तो इसका दो एरिया वेक्टर हो सकता है, या तो ये या तो ऊपर। और फील्ड लाइन किधर है, ऐसे, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और ये कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। इसका मतलब, अब आप देखना ध्यान से, पहले इस वाले को मैं बता देता हूं। जब फील्ड लाइन किस प्लेन में है, ये सरफेस कैसी है, फील्ड लाइन इसी प्लेन में है ना, समझ आए? तो एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, फील्ड और इसमें, तो सरफेस पैरेलल है किसके, फील्ड के। सरफेस पैरेलल है किसके, मतलब जिस लाइन में फील्ड है उसी में इसका प्लेन है सरफेस का। लेकिन एरिया वेक्टर कितना बना रहा है फील्ड से, 90। कितना बना रहा है एरिया, 90। तो दो लैंग्वेज यूज कर सकते हो ना, जब सरफेस फील्ड के क्या हो, पैरेलल, सरफेस फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, या फिर एरिया वेक्टर कितना बना है, 90 बना है, तो उस वक्त फ्लक्स क्या होता है, 0। और इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा, जब फील्ड सरफेस से कैसी हो, परपेंडिकुलर, लेकिन फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना हो, 0 या 180, तो फ्लक्स कितने के बराबर होता है, बी ए। ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, फ्लक्स इन, और ये प्लस क्या बता रहा है, फ्लक्स आउट। समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना? तो फ्लक्स 0 कब होता है, जब फील्ड की जिस, मतलब ये जो प्लेन है वो फील्ड के कैसा है, समझ आ रही ना? अगर परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स बनेगा, पैरेलल हो जाएगी सरफेस तो फ्लक्स नहीं बनेगा। समझ आ रही ना? इतना टाइम लगाते हो यार। अगली बात सुनिएगा, इसकी यूनिट हमें चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट फ्लक्स की। फ्लक्स की यूनिट देखिएगा, आपको ये थोड़ा सा पता होगा, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है। एक मिनट सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है। फील्ड की यूनिट क्या होती है बताइए, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर जानते हैं कौन सी यूनिट है, एक मिनट रुको, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एसआई। किसके अकॉर्डिंग है, एसआई। और किसकी यूनिट है, फ्लक्स की। तो फ्लक्स की पहली यूनिट हमने देखा टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में वेबर। इस पूरे को क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेबर। समझ आ रही ना बात, क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, अच्छा ये किसके अकॉर्डिंग है, जो येलो कलर लिखा हुआ है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गई, लेकिन हमसे सीजीएस सिस्टम के भी अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेस्ला होता है, क्या चीज, जो टेस्ला होता है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। क्या होती है, गॉस। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने लिखा है, क्या होती है, गॉस होती है। तो टेस्ला की जगह पे क्या रखोगे, गॉस। अच्छा सीजीएस में मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ना। और ये यूनिट किसके अकॉर्डिंग है, सीजीएस सिस्टम। किसके अकॉर्डिंग, सीजीएस सिस्टम। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल ना। एक बात बताइए, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को मैक्सवेल। तो आपसे एक बात पूछ सकता है कि अगर वेबर को कन्वर्ट करना हो मैक्सवेल में तो कैसे करोगे, समझ आ रही ना बात।
तो सीखिएगा, ये एक बात और ध्यान से लिखिएगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा। एक मिनट, ये आपका टेस्ला जो होता है, मैंने एक जगह पे फिजिक्स में ये बात लिखाई है, ये जो 1 टेस्ला होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 गॉस जो होता है, या 1 टेस्ला लिख लीजिए। 1 टेस्ला जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 10 की पावर 4 गॉस के बराबर, ये होता है 1 टेस्ला। अच्छा, टेस्ला को किस में बदलना है? गॉस में। और मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो मैक्सवेल आ जाएगा ना। तो टेस्ला की जगह पे गॉस लिखिए, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 गॉस हो जाएगा ना। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल, वो मीटर स्क्वायर को किस में बदलिए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 2। तो मीटर स्क्वायर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा बताइए ना। ना, इसकी जगह पे आपने रखा है ना, तो ये कितने के बराबर होगा? वेबर। ये कितने के बराबर? और वेबर को शॉर्टकट में बोलते हैं WB, वेबर। अरे ये वेबर है ना। और टेस्ला को किस में बदल लिया है? गॉस में। एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 4 गॉस। 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक हो गया। अब ये वाली चीज कितने के बराबर है बताइए? मैक्सवेल के। तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, 8 मैक्सवेल बराबर होता है किसके? 1 वेबर के ना। और अगर एक मैक्सवेल पूछता है तो कितने के बराबर होगा? 10 की पावर -8 वेबर के। समझ आए? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होगा भाई, है? समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा कि नहीं? तो एक चीज आप मुझे बोलिएगा, SI यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वेबर बोल सकते हो। और CGS यूनिट क्या होती है? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हो? मैक्सवेल बोल सकते हो। अगर आपसे कहता है वेबर को कन्वर्ट करिए किसमें? मैक्सवेल में, तो आपको यहां पे पता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल कितने के बराबर होता है? 1 वेबर के। या 1 मैक्सवेल बराबर होता है किसके? 10 की पावर -8 वेबर के। अब बात आती है ना एक चीज और, फ्लक्स की डायमेंशन। तो फ्लक्स की डायमेंशन इस यूनिट से निकालना डिफिकल्ट है। वो टॉपिक कल आएगा, मैं वहां से निकालूंगा तो आसानी से निकल जाएगी डायमेंशन। तो फ्लक्स की डायमेंशन आज नहीं कल बताएंगे। समझ आ रही ना? इसको कर लीजिए इतना। एक लाइन यहां लिखनी है, एक लाइन ये लिखनी है, और 2 लाइन ये। ठीक है, 4 लाइन सिर्फ थी। अब आप देखिएगा, एक मिनट सुनना। ये जो फार्मूला होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा? BA cos थीटा। ये तब के लिए फार्मूला होता है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? एक मिनट रुको, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? कांस्टेंट हो। कैसी हो? तो अभी फ्लक्स जो पढ़ा है हमने, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पढ़ा है। किसकी वजह से पढ़ा है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पढ़ा है तो सबसे पहले हम इस पे न्यूमेरिकल निपटा लेते हैं। समझ आए? फिर उसके बाद किसकी वजह से फ्लक्स देखेंगे? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? वेरिएबल। उसका सीधा क्वेश्चन देखेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A ना, ये इक्वल होता है किसके? BA cos थीटा के। ये थीटा किसके बीच में एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब इस पे ये किसके लिए है हमारा फार्मूला? कांस्टेंट, कांस्टेंट B मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड जब क्या हो? कांस्टेंट हो। तो फार्मूला क्या होगा? B डॉट A या BA cos थीटा। इस पे पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। देखो ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां पे सबसे पहले यहां फील्ड के फार्मूले से देखिए क्या लिखा हुआ है? B इज इक्वल टू, B वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 4 i कैप टेस्ला ना। ये टेस्ला तो यूनिट है कितना? 4 i कैप। तो यहां से अगर यही फील्ड ऐसे लिखी होती 4x i कैप, इसका मतलब
एक्स जैसे जैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इसमें सिर्फ क्या है, नंबर, तो इसका मतलब ये फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, और ये वाली कैसी है, वेरिएबल। तो वेरिएबल वाला अभी कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको, कांस्टेंट वाला। तो ये वाली फील्ड दी हुई है बी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 4j कैप। इसमें एक ऑप्शन 16 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, 16 कर लीजिए, क्योंकि मैच नहीं करेगा तब। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट क्या होता है, ए होता है। एरिया की जगह पे एस दिया हुआ है, बात सेम ही है। अच्छा, बी कितना दिया हुआ है बताइए, 4i कैप। अच्छा, जे कैप नहीं दिया हुआ है तो कितना ले लीजिए, 0 डॉट एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है, एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 4j कैप, ये है। अच्छा, डॉट करने का तरीका क्या होता है, आई वाले का किसके साथ मल्टीप्लाई, आई वाले के साथ, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, बीच में ये दोनों क्या है, प्लस है, जे वाले का किसके साथ, जे वाले के, ये 0 है, ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 16, बस आंसर होगा। समझ आ रही ना बात। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, तो सीधा आप क्या निकाल दोगे, डॉट निकाल दोगे, अगर ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। एक मिनट, एक क्वेश्चन में और समझाता हूं, देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, हो गया कि नहीं, हो गया। मान लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ये दिया हुआ है आपको कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मान लेते हैं कोई आपके पास स्क्वायर प्लेन है, क्या है, स्क्वायर प्लेन। तो स्क्वायर प्लेन है, इस फील्ड, ये जो फील्ड है उस वो प्लेन किस में रखा हुआ है, पहला केस एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इस वाले में रखा हुआ है, मतलब सरफेस किस में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन मतलब आप समझ रहे हो, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ये जो प्लेन है ना, जो सरफेस है, वो किस में रखी हुई है, एक्स वाई में, किस में रखी हुई है, एक्स वाई में। तो एक्स वाई प्लेन में अगर रखी हुई है, आपसे पूछ रहा है ये फील्ड जो है इस एक्स वाई प्लेन से फ्लक्स कितना बनाएगी, फ्लक्स कितना बनाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको फील्ड पता हो तो आपको ढूंढना क्या होता है, एरिया वेक्टर। क्या ढूंढना है आपको, एरिया वेक्टर। तो थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, एरिया वेक्टर मान लेते हैं अगर स्क्वायर प्लेन है, ये जो प्लेन है वो कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइडें सारी कैसी होती है, सेम होती है। तो ये एल है और ये एल है, और ये किस में रखा हुआ है, एक मिनट सुनना ध्यान से, ये किस में रखा हुआ है, एक्स वाई में ना। तो अगर एक्स वाई में रखा हुआ है, अगर एक्स वाई में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो सकता है बताइए, या तो ऐसे बाहर। अच्छा, ये एक्स वाई है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये कौन है, तो एरिया वेक्टर किस में होगा, जेड में। अगर प्लेन किस में रखा हुआ है, एक्स वाई में, तो एरिया वेक्टर किस में होगा, जेड, और जेड मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर स्क्वायर प्लेन है तो उसकी साइडें कैसी होती है, इक्वल, एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। निकल गया ना। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या करना है, बी डॉट ए ही तो करना है। तो बी कितना है बताइए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप को डॉट करना है किसके साथ, बी के साथ, वो एरिया के साथ। तो एरिया में आई क्या है 0, जे क्या है 0, बचा क्या, के कितने के बराबर है, एल स्क्वायर के। अच्छा, ये इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा 3 एल स्क्वायर। बस आ गया आंसर। अब कुछ लोग इसमें डॉट नहीं जानते होंगे, तो डॉट नहीं जानते, इसके लिए आपको हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, एक व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, एहसान भी हो जाएगा हम पे साथ साथ में, है कि नहीं। एक मिनट रुको, छापना अभी तब तक इजाजत नहीं है जब तक इसका आप आंसर नहीं दे देते। यही फील्ड है, सेम क्वेश्चन,
और इस बार YZ प्लेन में है। YZ प्लेन के थ्रू आपको क्या बताना है, ये जो प्लेन था ना XY में था, इसको इस बार किस में रख दिया, YZ प्लेन में। तो एरिया वेक्टर बताइए कितना होगा, L स्क्वायर होगा। और YZ में है, छूट कौन रहा है, X मतलब I कैप, यहां पे क्या हो जाएगा I कैप। तो इस बार जब फ्लक्स करोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A होता है। तो B कितने के बराबर है बताइए, B कितने के बराबर, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। अच्छा इसको डॉट करना है, एरिया 0 I कैप 0 J कैप और नहीं I0 नहीं है, ये कितना है L स्क्वायर I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। तो डॉट करना है, इसको I वाले को I वाले के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, J वाले का 0 K वाले का 0। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा L स्क्वायर। ऐसे ही किसका निकालोगे आप, है Z और X का, Z और X का किधर होगा एरिया वेक्टर, Y मतलब J कैप, यहां पे एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा J कैप। तो J वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितना है -2J आ जाएगा, -2L स्क्वायर आ जाएगा। कर ले जाओगे ना, अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर है कहां ले जाइए माइनस, फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना। है इसमें क्वेश्चन जोड़ना है ना, ये बी दिया हुआ है, फाइंड फाइंड एक लाइन जोड़ लेना, फाइंड फ्लक्स थ्रू थ्रू एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन कैसा है स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसमें जोड़ दोगे, फाइंड द फ्लक्स थ्रू, यहां पे GH लगा दो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू YZ प्लेन है। हाँ भैया XY प्लेन है ये, और फिर उसके बाद इसी प्लेन को किस में रख देना है, YZ में रख देना है। फिर ऐसे ही किसके लिए कर लेना है, ZX के लिए कर। अब तीसरा वाला तो आप कर ही ले जाओगे। अगली चीज देखिएगा, यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस इतना है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और सर्कुलर डिस्क है, क्या है सर्कुलर डिस्क, सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितने का बनाता है 60 डिग्री का। तो एक चीज आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो प्लेन की एक्सिस है, ये जो डिस्क की एक्सिस है, एक्सिस मतलब अच्छा जिस तरफ एक्सिस होगी ना इसका डिस्क का, वही क्या होगा, अच्छा ये एरिया वेक्टर ऐसे ही तो होगा ना, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। एक्सिस और फील्ड में एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है BA cos थीटा, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/पाई ना। अच्छा एरिया डिस्क है ना, डिस्क का एरिया क्या होता है πr², पाई आर की वैल्यू कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। अच्छा एंगल चाहिए ना, एंगल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है ना, तो कितना है 60, और cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2 होती है। तो पाई से पाई कैंसिल, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.02। एक मिनट ध्यान से देखना,
अब क्या होता है ना, एक गलती होने के चांस है, वो गलती मैं आपको बता देता हूं ताकि गलती ना हो। गलती होने का चांस क्या होता है, यहां पे ये जो एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था वो 60 डिग्री एक्सिस थी ना। एक्सिस मतलब जैसे ये क्या कहते हैं, ये सरफेस है ना, तो इसकी एक्सिस यहां कहीं होगी, सेंटर ना। तो ये परपेंडिकुलर ही तो लाइन है, तो ये इसकी एक्सिस वाली लाइन और ये फील्ड वाली लाइन। तो जिस लाइन में एक्सिस है उसी में एरिया वेक्टर भी है, उसी में क्या है एरिया वेक्टर। कैसा होता है यार, सरफेस ऐसी होगी तो ऐसे होगा, और सरफेस ऐसी होगी तो ऐसे होगा, ऐसे होगी तो ऐसे होगा। समझ आए? तो ये किसके बीच में एंगल दिया हुआ था, फील्ड और। अब एक चीज और कर सकता है वो, यही 60 डिग्री एंगल बोलता आपसे किससे बन रहा है, फील्ड और प्लेन वाले से। ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है ना, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है और फील्ड ऐसे है ना। तो ये एंगल ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा सा फील करा रहा हूं, बढ़िया से समझना। ये वाली लाइन किसकी है, फील्ड की, और ये वाली लाइन किसकी है। तो अभी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दिया था। अच्छा ये वाली लाइन किसकी है, प्लेन की। ये ऐसे प्लेन है ना, ना। अगर ये वाला एंगल दिया होता तो ये वाले की जरूरत नहीं, इसकी होती है। अगर प्लेन और फील्ड के बीच में एंगल दिया होता तो इसका मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला मान लेते हैं 60 है, तो ये वाला कितना होगा बताइए, 30 यार। अरे सरफेस से परपेंडिकुलर ही तो होता है एरिया वेक्टर, नहीं समझ आ? तो ये कौन सी लाइन है, फील्ड की। तो फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल दिया हो तो वो वाला एंगल नहीं लिया जाता, किसके बीच में चाहिए होता है, फील्ड और एरिया के। तो ये वाला एंगल कितना है, अरे ये सरफेस है ना, सरफेस से एरिया वेक्टर कैसा होता है यार, परपेंडिकुलर। तो ये 90 है ना, तो अगर ये 60 हो चुका है तो ये कितना है। तो यहां पे जब 30 होता तो cos 30 की वैल्यू कुछ और आती। समझ आ रही ना बात? तो वो गेम क्या कर सकता है, या तो सीधा फील्ड और एरिया के बीच में एंगल देगा, और अगर प्लेन और फील्ड के बीच में देगा तब आपको क्या करना होगा, एंगल फील्ड और एरिया का निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, तुम लोग एकदम मंद बुद्धि हो का यार, आधे लोग ही समझ पा रहे हैं। अगर फील्ड ऐसे है, देखना ध्यान से, एक मिनट रुको, ये फील्ड ऐसे है ना। अच्छा ये वाला एंगल क्या कहलाएगा बताइए, किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, ये प्लेन है, ये वाला मान लेते हैं 30 है। अच्छा गॉस लॉ में एंगल कितना आएगा बताइए। अच्छा इसका प्लेन किधर होगा, इधर होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना बचा, यहां पे 60 लेना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा दे दे, ये वाला देगा, ये वाला निकालना पड़ेगा आपको। समझ आ रही ना बात? तो ये गेम आपसे हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को कर लीजिए इसको जल्दी से, देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। कुछ लोग ध्यान से बहुत ही केयरफुली समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो मेंस में आ चुका है, कि एक स्क्वायर लूप है। ये कैसा लूप है, स्क्वायर। स्क्वायर लूप मतलब जिसकी सारी साइडें कैसी हो, इक्वल हो, और इस लूप से क्या बह रही है, करंट बह रही है। क्या बह रही है, करंट बह रही है। और इसकी साइडें मान लेते हैं कितने के बराबर है, एल के बराबर है। कितने के बराबर है, एल और एल के बराबर। अब कहते हैं इसके सेंटर में एक रिंग रखी हुई है, सेंटर में क्या रखी हुई है, रिंग रखी हुई है, जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर। अब आपसे बोलता है कि आप इस रिंग के थ्रू फ्लक्स बताइए। क्या बताइए, फ्लक्स बताइए। समझ आ रही ना? तो अब ये क्वेश्चन वही लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए लेंदी हो जाएगा, जिनको ये वाला फार्मूला रटा हो कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है। अगर ये बात रटी है, मैंने जुगाड़ बताया था और सॉल्व करने का तरीका भी बताया था, और जुगाड़ वाला जो था उसमें साइन पाई बाई एन, टेन पाई बाई एन करके जुगाड़ बताया था। उसमें खाली वैल्यू पुट करो आंसर मिलता था। एन क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स थी, याद है ना, म्यू नॉट एन आई समथिंग करके।
ठीक है, तो उस फार्मूले से आप सेंटर पे फील्ड निकाल सकते हो। अब एक बात समझिएगा, एक मिनट रुक जाइए, अभी मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा, उसको मैच करा लीजिए। ये स्क्वायर लूप है। सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है। तो देखो करंट किधर है, ऊपर है, और जिस पोजीशन पे आपको फील्ड चाहिए वो किधर है, अंदर है। तो फील्ड किधर होगी, अंदर। और फील्ड अंदर होती है तो उसको कैसे दिखाते हो आप, क्रॉस से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। ये समझ आ गया। अब एक बात देखिएगा, ये जो आपको लूप दिख रहा है ना, गोल सा लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसा है बताइए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगी तो फ्लक्स बनेगा, तो इसीलिए फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स कब नहीं बनता, जब फील्ड की लाइन में लूप हो जाए। फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब तो फ्लक्स बनेगा ना। अब फ्लक्स कितना बनेगा वो पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को मुसीबत भरा हो सकता था अगर ये साइज बहुत छोटी है इस लूप के कंपैरिजन में। ये जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटी। छोटी लेने का रीजन क्या है, ध्यान से देखना। एक वायर की वजह से, अगर किसी वायर से करंट बहती है, तो अगर आपने ये चीज पढ़ा है, बी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे वायर से दूरी बढ़ेगी फील्ड क्या होती है, घटती है। फील्ड क्या होती है, कम होती है। तो एक बात बताइए, यहां सेंटर पे फील्ड अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी। तो अब आप देखिए एक ही लूप में कई फील्ड होती है ना, इसलिए इसकी साइज इतना छोटा माना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई खास वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं है तो फ्लक्स इज इक्वल टू आप क्या लगा सकते हो, बी ए। अब मसला कौन सा बच रहा है, कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, कॉस थीटा, लूप ऐसे है, फील्ड किधर है, अंदर। लूप का एरिया वेक्टर दो ही हो सकता है, या तो अंदर या तो बाहर। तो मैंने आपको बताया किधर ले लिया करिए, फील्ड की तरफ। तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, वन। लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब बचा क्या आपके पास, फील्ड। अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज पढ़ाई थी ना, कि सेंटर पे किसी क्लोज स्क्वायर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई कितना होता है, पाई एल। एल क्या है, इसकी साइड्स है। ये पढ़ाया था मैंने, समझा। ये कौन सी क्या चीज हो गई इसके सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड। इनटू क्या चाहिए आपको, एरिया। एरिया लूप का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस आंसर हो गया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आपको रटा, ऐसे ही मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इक्विलेटरल क्वेश्चन नेक्स्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कैसा ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल। इसकी सारी साइडें कैसी है, सेम है। और इसके सेंटर पे एक कैसा लूप है, क्लोज लूप है। और इसके थ्रू क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है। तो ये रेडियस मान लेते हैं आर है, कितना है रेडियस, आर है। तो इसके थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है। अगर आपको याद हो, फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी ए। अच्छा मामला कहां पे फंस रहा है आपका, खाली फील्ड का। तो फील्ड मैंने पढ़ाई थी, यहां पे आया था 9/2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल आया था। और यहां पे एक चीज, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, मैंने एक जुगाड़ बताया था, वो जुगाड़ आपको याद रहना चाहिए। समझ आ रही ना बात, सीधा फील्ड निकल आती है उस फार्मूले से, समझ आ रही। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर लूप होता, ये वाला लूप ऐसे स्क्वायर होता जिसकी साइडें ए और ए होती, तब कितना होता यहाँ पे, एरिया कितना हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता। नहीं समझ आई बात, क्या आ जाता, ए स्क्वायर हो जाता। तो वो डिपेंड करता है एरिया किस हिसाब से, मतलब किस तरह का लूप है। इसको कर लीजिए। यहाँ भी चाहो तो पाई पाई काट सकते हो ना। क्या क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन लिखना तो लिख लीजिएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी, थ्रू दी सर्कुलर लूप, सर्कुलर
circular loop placed at the center of square loop. ठीक है, अगर कोई ऐसा सर्कुलर लूप किसके सेंटर पे प्लेस्ड है, स्क्वायर लूप के, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इतना होगा। और ये वाला कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे अगर कोई सर्कुलर लूप प्लेस्ड हो तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, ओए 1 मिनट हो गया, हो गया ना। अगली बात समझिएगा, देखना एक और वैरायटी देखिए, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास ये इक्वेशन किसकी होती है, कोई इसमें से पहचानता है, हैं? ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की है ये। अगर दोनों कांस्टेंट सेम हो तो सर्किल की है, अगर ये अलग अलग होते तो एलिप्स होता। समझ आ रही ना, इसका मीनिंग समझिएगा। एक्स और वाई का मतलब ये होता है, सर्किल एक्स और वाई प्लेन में है। किसमें है, एक्स और वाई प्लेन में। और ए मतलब ये जो ए स्क्वायर है ना, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस है। तो एक सर्किल है, सर्कुलर लूप है, जिसकी रेडियस कितना है, ए के बराबर है। और वो किस में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। किसमें रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी गिवन है, बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कह रहा है फाइंड दी फाइंड दी फाइंड दी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू किसके थ्रू, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी, ये कैसा लूप है, सर्कुलर, थ्रू सर्कुलर लूप। 1 मिनट बढ़िया से समझिएगा, रुक जाओ। अच्छा आपको बी पता है ना, क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। क्या चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एरिया, एरिया सर्कुलर लूप का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर की जगह पे कितना है, ए स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा ये बताओ ये किस प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, जेड में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लक्स निकाल सकते हो कि नहीं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए ना, तो ये एरिया वेक्टर है। बी आपको पता है ये है। अच्छा ये बताओ यहां पे आई जे क्या है, 0, सिर्फ मल्टीप्लाई कौन सा होगा, के वाला, तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर जेड। बस आंसर हो गया, समझ आ रही ना बस। अच्छा सेम क्वेश्चन एलिप्स के लिए करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर एलिप्स होगा तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। हाँ, और यहां पे क्या होता, 1। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन यहां पे मैं पूछ लेता हूं, 1 मिनट सुनना। अगर यहां पे y होता और यहां पे z होता तो सर्किल किस में होता, वाई जेड में। किसमें होता, तो एरिया वेक्टर किधर आता, तो यहां पे क्या हो जाता, आई कैप। तो आई कैप होता तो इसके साथ आता आंसर। हाँ तो आंसर क्या होता, पाई ए स्क्वायर एक्स आ जाता। कर ले जाओगे ना। अब इधर आ जाओ एलिप्स पे, एलिप्स पे आओगे, यही फील्ड यूज कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड यही है जो यहां पे है ना, सेम यूज कर दीजिए। अच्छा ये बताओ एलिप्स किस में है, एलिप्स किस में है यार, एक्स वाई प्लेन में। इस बार रुको,
रेडियस क्या होगी, एक रेडियस क्या होगी ए और दूसरी क्या होगी बी, जिसको हम ग्रेविटेशन में इसको क्या बोलते थे, सेमी मेजर, इसको क्या बोलते थे, सेमी माइनर। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इसमें दोनों क्या थी, सेम थी, तो क्या हो गया था, पाई ए इंटू, अरे पाई ए इंटू क्या था, ए था ना। इस बार एरिया क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बताइए, एरिया क्या होगा, पाई ए इंटू बी, और डायरेक्शन किधर होगी, एक्स वाई के अलावा किधर होगी, एक है ना। इस बार फिर निकाल दीजिए, फील्ड वही यूज कर रहे हो, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, आप सीधा बताइए, आई तो है नहीं, जे तो है नहीं, कौन सा आ जाएगा आंसर, पाई ए बी और क्या हो जाएगा, जेड, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको। चलो एक क्वेश्चन जानते हैं किस पे कर लेते हैं, वेरिएबल फील्ड पे, किस पे कर लेते हैं, वेरिएबल फील्ड। चलिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, अगर फील्ड वेरिएबल होगी तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा उसको बता देता हूं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा ना, या फिर क्या बी डॉट ए होता है, ये कब है, जब फील्ड कैसी हो, कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल हो तो बी, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, वो फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, डी फाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए। मतलब यहां पे फुल एरिया था और यहां पे क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया, क्या हो जाएगा, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, जब इसको ओपन करोगे तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा, बस हल्का सा फर्क आता है, ठीक है। यहाँ पे फुल एरिया, यहाँ पे क्या है, छोटा सा एरिया। यहाँ तक क्लियर रहेगा। चलिए अभी आपको पूरा रीजन समझ आएगा क्यों ऐसा होता है, बढ़िया से समझिएगा। मान लेते हैं मिसाल के लिए आपके पास ये 3 एक्सिस है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और एक ही क्वेश्चन वेरिएबल पे कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बस आप देख लें, ठीक है। क्या होता है, ये कौन सा है एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई, और ये कौन सी है जेड। हमने क्या किया, एक प्लेन को रखा, ये आपका हो गया प्लेन ना, ये आपका हो गया प्लेन, ठीक, ये हो गया प्लेन। अब आप देखिएगा इस प्लेन को, थोड़ा सा मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूं कैसे है, बढ़िया से फील करिएगा इस प्लेन की पिक्चर ध्यान से। ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, नहीं, ये वाली कौन सी है, जेड, और ये वाली कौन सी है, एक्स, और ये वाली कौन सी है, वाई। और ये जानते हैं कैसे लगा हुआ है, ऐसे, और दिख कैसे रहा आपको, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि हवा में तो बना नहीं सकते, ठीक है, बोर्ड पे ही बनेगा, तो बोर्ड पे बनेगा, तो हकीकत में पिक्चर ऐसी है ना। अब आप देखिए मैं आपको एक फील्ड देता हूं, रुक जाइए, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर फील्ड जो है देखना ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, कैसे पता चलेगा, वेरिएबल का क्वेश्चन है, बी वेक्टर इज इक्वल टू पी नॉट जेड डिवाइड बाई एल, और यहां पे दिया हुआ है आई कैप। अच्छा सच में मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, डायरेक्शन दिखा, ये डायरेक्शन किसकी है बताइए, एक्स मतलब क्या, आई कैप। अब ये कैसे पता चला, वेरिएबल फील्ड है, यहां पे जेड लिखा हुआ है ना, जैसे जैसे z बदलेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगी, बदलेगी। और कांस्टेंट की पहचान क्या होती है, उसमें z नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, नंबर होगा ना। तो इससे पता चलता है ये किसका क्वेश्चन है, वेरिएबल। अब ध्यान से देखना, ये वाली कौन सी एक्सिस है, z, तो यहाँ पे z क्या होगा, 0, यहाँ पे x भी क्या होगा 0, यहाँ पे y भी क्या होगा 0। अगर इधर जाओगे तो x चेंज होगा, अगर इधर जाओगे तो y चेंज होगा, इधर जाओगे तो अगर इधर जाओगे तो क्या चेंज हो रहा है, z, अगर इधर जाओगे z चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो फील्ड, अब आप देखिए प्लेन लगाइए, फील्ड यहां पे क्या होगी, ओरिजिन पे, यहां पे 0,
क्योंकि यहाँ पे z क्या है, 0, और जैसे जैसे इधर बढ़ोगे z क्या होगा, बढ़ेगा, z बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब यहां से इधर की तरफ फील्ड क्या हो रही, बढ़ रही। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब फील्ड चेंज का है, और फील्ड चेंज का है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा। सबसे पहले कॉस थीटा को निपटाइए, देखना ध्यान से, फील्ड किधर है, ऐसे ना, और एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू, ये तो निपट गया ना। अब बचा कौन सा, बी डी ए। अच्छा, फील्ड की वैल्यू सीधा दे रखी है, कितना है, बी नॉट जेड डिवाइड बाई एल। अब बच क्या रहा है, डी ए, डी ए को निपटा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड किधर वेरी कर रही है, किस एक्सिस में वेरी कर रही है, जेड में ना। तो ये तो एक 1D है ना, मतलब एक तरफ है, वेरी कर रही है ना जेड में, तो ये 1D का है ना। अच्छा, एरिया कैसा होता है, 2D, उसमें 2 डायमेंशन होती है। तो इसको मैं तोड़ूंगा, एरिया को क्या करूंगा, एरिया को तोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, एक टुकड़ा यहां से लीजिए, ध्यान से, ये फिजिक्स में कई दफा मैं कर चुका हूं। एक टुकड़ा छोटा सा लीजिए ना, एक छोटा सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा ना, यही छोटा सा एरिया है ना, डीए मतलब क्या, अच्छा ये पूरा क्या है, कंप्लीट एरिया। इसका छोटा सा एरिया के ऐसे एक टुकड़ा ले लिया। अच्छा, ऐसा टुकड़ा क्यों लिया है, क्योंकि इधर की तरफ फील्ड क्या करती है, वेरी करती है। तो इस टुकड़े पे तो एटलीस्ट फील्ड सेम होगी ना, नहीं समझ आ रहा है, फील्ड किधर वेरी कर रही है यार, इधर की तरफ ना। तो अगर एक टुकड़ा लोगे तो उस टुकड़े पे तो सेम रहेगी ना, एक छोटा सा टुकड़ा लोगे। अच्छा, इस टुकड़े को यहां से मान लेते हैं, ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड, ये वाली दूरी कितना है, जेड। तो अगर ये जेड है तो जेड दूरी पे ये मोटाई कितने के बराबर है, डी जेड, कितने के बराबर है, इसकी जो मोटाई है वो कितने के बराबर है, जेड के। अच्छा, ये वाली चीज अगर ये स्क्वायर है तो ये अगर एल है लेंथ, ये एल है, तो ये भी कितना होगी, कितना होगी बोलो, एल होगी, स्क्वायर है ये कैसा है, स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये छोटा सा एरिया यही है ना, इस टुकड़े को यहां पे मैं बना देता हूं, देखिएगा इस टुकड़े की मोटाई कितना है, डी जेड, हाँ, और लंबाई कितना है, आपको तिरछी दिख रही होगी, ऐसे सीधी है यार, तो ये कितने के बराबर है, एल के बराबर ना। तो ये कितना हो जाएगा, एल। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ही तो आएगा। तो एरिया की जगह पे कितना हो जाएगा, एल डी जेड, एल एल क्या हो जाएगा। अब क्या रह गया है, इंटीग्रेट करना, क्या रह गया, इंटीग्रेट कर, डी फाइव को इंटीग्रेट करिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या चीज कांस्टेंट है इसमें से, अच्छा पहले लिख लो, बी नॉट जेड डी जेड ना, इसमें कांस्टेंट क्या है, बी नॉट, और क्या बचेगा, जेड डी जेड। अच्छा, डेल फाई क्या होता है, छोटा सा फ्लक्स, और चाहिए मुझे क्या, टोटल, टोटल अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स, इंटीग्रेशन मतलब टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन जेड का क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई 2, बस एक चीज चाहिए, लिमिट। अच्छा, कहां से कहां तक फील्ड वेरी कर रही है, देखो, जीरो से कहां तक, यहीं तक प्लेन है ना, कहां तक है, जीरो से कहां तक, एल तक, तो लिमिट कहां से कहां तक, फ्लक्स मुझे एल तक चाहिए ना, तो यहां पे ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, और लोअर लिमिट तो जीरो है, रखने की जरूरत है, बस आंसर हो गया, समझ आ रही ना, बस कर लीजिए, एक वेरिएबल का करा दिया मैंने, ठीक। चलो यहां तक हो गया, हेडिंग डालिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, इसको सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट, फैराडेज फर्स्ट लॉ सुनिए, अब यहां से बहुत कंसंट्रेट होके समझिएगा,
एक जगह डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो डायरेक्शन अगर सीख गए तो आधा इंडक्शन का दुख खत्म आपका। ठीक है, फैराडेज ने बताया कि अगर ना फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा ना। ये ये जो फ्लक्स है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और किस पे, एंगल पे। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें रखा हुआ है एक लूप। क्या रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, एक लूप रखा हुआ है, सुनना यार ये इंपॉर्टेंट है। एक लूप रखा हुआ है, अगर ये फील्ड चेंज होने लगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज। अगर इसका एरिया चेंज होने लगे तो भी फ्लक्स क्या होने लगेगा, चेंज। अगर ये घूमने लगे, घूमने लगेगा तो एंगल क्या होगा, चेंज होगा। किसके किसके बीच में, फील्ड और एरिया के। तो एंगल चेंज होने से भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज। तो फैराडेज ने बताया अगर इन तीन रीजन में से किसी रीजन की वजह से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ बनता है। क्या बनता है, इंड्यूस ईएमएफ बनता है। ये किसने बताया, फैराडे ने। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा फील करिएगा इस चीज को। फैराडे का फैसला सिर्फ इतना है ना, और फैराडे का फैसला एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। अगर फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल, इन तीनों में से किसी भी वजह से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनेगा, उस कॉइल के अंदर क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अभी धीरे धीरे फील आ जाएगा क्या है सारी चीज। अब देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। बढ़िया से समझिएगा, मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ईएमएफ आप जानते हो ना, ईएमएफ, ईएमएफ आप जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, समझ आ रही ना बात। ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से करंट चलती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर सही है, हो सकता है ईएमएफ आए और करंट ना चले, ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रही ना बात, ईएमएफ की वजह से कंडक्टर के अंदर क्या चलती है, करंट चलती है। तो अब आप समझिए, जिसको आप पोटेंशियल पोटेंशियल कहते हो, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए। ठीक, यहां तक क्लियर। अब अगली बात सुनिएगा, एक मिनट देखना, फील्ड आपकी किधर इंक्रीज हो रही है, किधर इंक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ। फील्ड किधर इंक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ। तो फील्ड अगर अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो क्या चेंज हो रहा है आपका, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट चलेगी, अगर इंसुलेटर है तो हो सकता है करंट ना चले, हो सकता है करंट ना चले। समझ पा रहे हो ना। तो करंट का चलना ना चलना एक अलग बात है, ये किसी भी तरह का मटेरियल हो, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस कॉइल के थ्रू अगर कोई भी इसमें से चेंज होता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा, इंड्यूसिंग। तो इसके बारे में लिखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। हाँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखिए और ये फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। अब आगे एक पॉइंट लिखिएगा, if flux, if flux changes, if flux changes due to, due to any reason, due to any reason, और रीजन क्या होगा उसका चेंज होने का, फ्लक्स बी ए थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ड्यू टू एनी रीजन, ब्रैकेट में बी ए थीटा, ड्यू टू एनी रीजन EMF will be induced, EMF will be induced।
EMF will be induced. EMF will be induced. क्लियर रहेगा ना? क्या बनेगा? EMF बनेगा. अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से, हेडिंग डालिएगा Faraday's second law. Faraday's second law क्या? एक मिनट ध्यान से सुनना, एक मिनट. अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा ना फ्लक्स के चेंज होने, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा. किसके चेंज से आता है? ईएमएफ, फ्लक्स के चेंज. तो अगर फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ईएमएफ. ये कौन बताता है? यहां पे एक माइनस लगा होता है, अभी इसका मीनिंग बता रहा हूं. ये कौन बताता है? फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताया? एक मिनट सुनो, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताया? अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. और सेकेंड लॉ क्या बताता है? इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी वो यहां से पता चलता है. फिर आप सोचोगे, एक मिनट सुनना, फिर आप सोचोगे यार ये माइनस क्या है? अब इस माइनस का फील लीजिएगा, माइनस है क्या? ये जो माइनस है ना, ये क्यों लगा हुआ है? देखना ध्यान से. हालांकि ये जो माइनस है ना, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा. यहां पे देखो देखो ध्यान से सुनो, इस माइनस का सिग्निफिकेंट समझिएगा. ये माइनस क्यों है? अगली चीज, अच्छा क्लियर है ना? माइनस क्यों है ये समझिए. पिछले पेज में चलते हैं, देखना ध्यान से, उस माइनस की मीनिंग समझना. अब ईएमएफ पैदा किसकी वजह से हो रहा है बताइए? किसकी वजह से? अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं हो तो ईएमएफ नहीं होगा. अब देखो, फ्लक्स मान लेते हैं फील्ड की वजह से, तीन रीजन हो सकते हैं फ्लक्स चेंज होने के. मान लेते हैं उसमें से एक रीजन कौन है? मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फील्ड किधर इंक्रीज कर रही है बताइए? इंक्रीज कर रही अंदर. तो अंदर इंक्रीज करेगी अगर फील्ड ना, तो पहले फील्ड क्या थी बताइए? कम या ज्यादा? कम थी. अब फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो ये कोशिश करेगी कॉइल ना कि जो पहले फील्ड थी वही रहे. कैसी थी पहले फील्ड? कम. अब फील्ड क्या हो रही है? ज्यादा. तो इस फील्ड का अपोज करने के लिए, जो बढ़ रही है फील्ड अंदर की तरफ, उसको रोकने के लिए ये करंट बहेगी. तो आप ये बताइए कॉइल में करंट किधर बहनी चाहिए? किधर बहनी चाहिए? अगर देखो ऐसे बहाएगी तो फील्ड किधर आएगी? तो फील्ड अंदर बढ़ रही थी और बढ़ जाएगी. फील्ड का क्या करने आ रहा है? अपोज, ताकि जो फील्ड पहले थी वही रह जाए. पहले क्या थी? कम. तो कम करने के लिए वो किधर करंट बहाएगा? इधर. इधर करंट बहाएगा. तो इधर करंट अगर बहाएगा तो फील्ड किधर बनेगी? बाहर. अंदर की तरफ बढ़ने की वजह से फील्ड किधर बनाएगा? बाहर. क्या बनाएगा? अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना, एक मिनट. ये फील्ड चेंज हुई. फील्ड चेंज होने से क्या चेंज हुआ? फ्लक्स चेंज होने से क्या आया? ईएमएफ. ईएमएफ की वजह से अगर ये कंडक्टर है तो इसमें क्या बही? क्या बही? करंट. अच्छा, ईएमएफ की वजह से करंट बही. और करंट किसका अपोज कर रही है? जिस फील्ड ने बढ़ाया है उसी फील्ड का अपोज कर रही है. जिस फील्ड ने बढ़ाया है. तो आपको पता है ये माइनस क्या है? ध्यान से देखिएगा. अभी कुछ लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा. अभी साइन फिर सीखोगे नहीं, फिर ऐसे पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा. साइन पे ही है. चार बार बोलना पड़ जाता है ना एक ही बात को, जो एक ही बार में काम हो सकता है. कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो बोलना पड़ेगा. यहां पे ईएमएफ किसके बराबर है? फ्लक्स चेंज. अच्छा, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या आता है? फ्लक्स चेंज की वजह से. अच्छा, ये फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हुआ था? फील्ड के बढ़ने के. और फील्ड के बढ़ने का ही ये अपोज कर रहा है. फील्ड के बढ़ने का ही क्या कर रहा है? तो ये माइनस क्या दिखाता है? अपोज दिखाता है. माइनस क्या दिखाता है? जिसने इसको बनाया उसी का ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाला एक चीज, जिन्होंने मुझसे मैकेनिक्स पढ़ी है उनको ये पता है, जब ये डिफरेंशिएशन होता है तो इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं.
ना। अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी, ये हो जाएगा एवरेज। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको। ये है फैराडेज सेकंड। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बताता है? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वैल्यू ना। है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ वो क्या कहता है? ईएमएफ की वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, किसकी? इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ना। अब देखिएगा अगला। अच्छा, इसी के अंदर ये माइनस, माइनस क्या है? अपोज मतलब डायरेक्शन ना। क्या है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन के बारे में एक स्पेशल लॉ है, इस मतलब फैराडेज सेकंड लॉ के अंदर ये डायरेक्शन है ना, लेकिन उस डायरेक्शन को बताने के लिए एक स्पेशल लॉ है जिसका नाम है लेंज लॉ। कौन सा? लेंस लॉ। इसको लिख चुके हैं आप? लेंस लॉ देखिएगा, लेंस लॉ। देखिए लेंस लॉ क्या होता है। अच्छा, डायरेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, वही बात लिखी हुई है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is such that it opposes the change that induce it। जिसने इंड्यूस करंट को बनाया है कंडक्टर के अंदर, उसी का क्या करती है ये? अच्छा ये बताओ, एक मिनट, फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो सकता है? ध्यान से सुनना, किसकी वजह से हो सकता है? फील्ड। अगर फील्ड के बढ़ने से हुआ है फ्लक्स चेंज, फील्ड के बढ़ने से हुआ है फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स चेंज से क्या आएगा? ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या बहेगी अगर कंडक्टर होगा? करंट। वो करंट क्या करेगी? फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी। और अगर ये फील्ड घट रही है तो, अगर ये फील्ड क्या कर रही है? पहले क्या है? ज्यादा, और ये क्या करेगी? फील्ड घटेगी। तो ज्यादा से क्या हो रही? कम। ये नहीं चाहेगी कि कम हो ना। तो फील्ड के घटने से क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज से क्या होगा? ईएमएफ। ईएमएफ से क्या बनेगी? करंट। तो करंट देख रही है कि इसकी फील्ड घट रही है, तो ये क्या कोशिश करेगा? बढ़ाने का। तो मतलब जो इसके पैदा करने का रीजन है उसी का ये क्या करती है? उसी का क्या करती है? अपोज करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? लेंस लॉ। अब एक लाइन और समझिएगा, इसकी मीनिंग समझ लीजिए फिर लिखिए। एक मिनट ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा हुआ है? ये किसके बेसिस पे होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये वाले वर्ड की मीनिंग समझिए, यहां पे आ जाइए इस पेज पे, फिर उसके बाद आप आराम से लिख लीजिएगा ये वाली बात कहां गई। ये देखो। अच्छा, फील्ड यहां पे क्या कर रही थी? अच्छा, बढ़ने का तरीका ये नहीं हो सकता। ये क्या है? मान लेते हैं नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो नॉर्थ में क्या होता है? ऐसे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो फील्ड क्या हो रही? कम। तो इसी मैग्नेट को ऐसे उठा के मैं लाया ना, ये नॉर्थ आगे है, नॉर्थ कहां पे है? आगे। जब नॉर्थ को आगे लाऊंगा तो यहां पे फील्ड क्या है? कम। और यहां पे फील्ड क्या है? ज्यादा। तो जैसे जैसे ये नॉर्थ करीब जाएगा तो फील्ड बढ़ेगी कि नहीं? तो ये बढ़ने का तरीका हो सकता है यही हो। फील्ड बढ़ाने का तरीका क्या है? मैग्नेट को मैं क्या ला रहा हूं? फाइल के क्या ला रहा हूं? करीब। तो करीब लाने पे ये फील्ड क्या हो रही है बताइए? फील्ड क्या हो रही है? इसके थ्रू बढ़ रही। तो बढ़ने का ये क्या करेगी? अपोज। अपोज करने के लिए किधर करंट बनाएगी? बाहर की। अच्छा अब ध्यान से सुनना, जब ये मैग्नेट को मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, कौन ले जा रहा है? मैं। जब मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो क्या बनेगी? क्या चेंज होगी? फील्ड। फील्ड की वजह से क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या बनेगा? ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से क्या बनेगी? करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैग्नेट को ले गया हूं, ये किसकी एनर्जी खर्च हुई? मेरी। तो जो मेरी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? मैकेनिकल एनर्जी। किस फॉर्म में?
मैकेनिकल। अच्छा, ये एनर्जी की वजह से इसमें क्या बनी, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या बना, ईएमएफ। क्या बना, ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से क्या बनी, करंट। तो कौन सी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, किसके बेसिस पे है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिस पे काम। समझ आ रही ना। इसको लिखिए, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं, और यहीं से बहुत कंसंट्रेट होकर के 10 मिनट सुन लीजिएगा, फिर आपके लिए चैप्टर आसान है, ठीक है। चलो, लेंज लॉ का ये एग्जांपल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकिएगा। देखो, लेंज लॉ का ये एग्जांपल समझना ध्यान से। एक कॉइल है ना, और इसमें एकदम कंसंट्रेशन आपका चाहिए। जब भी किसी लाइन पे डॉटेड बना होगा तो तुरंत समझ जाना वो लाइन पीछे है बोर्ड के, और ये वाली लाइन किधर है, बोर्ड के। जैसे ऐसे दो पार्ट कर लो, तो इसका आधा पार्ट इधर ये वाला सॉलिड लाइन वाला होता है, और इधर वाला कौन होता है, डॉटेड वाला। समझ गए। अब एक मैग्नेट है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, लेंज लॉ को फील करिएगा। यहां पे मान लेते हैं नॉर्थ है, और यहां पे मान लेते हैं साउथ है। क्या है, साउथ है। अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी ना, ये v वेलोसिटी से इसके करीब जा रहा है ना। तो अब पूरी तरह से उस तरह से समझते हैं, बेसिक तरीके से, फिर उसके बाद मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ध्यान से देखिएगा, ये फील्ड लाइन इस तरह से निकल रही है ना। अच्छा, ये बता, जब ये इसके करीब जाएगा, अभी कितनी लाइन पास हो रही है इससे, एक। जब और करीब जाएगा तो 3 पास होगी, फिर और करीब जाएगा तो 5 पास होगी। तो फील्ड लाइन बढ़ रही है या घट रही है। तो लेंज लॉ क्या कहता है, पहले फील्ड लाइन क्या थी, पहले जहां से शुरू हुआ, कम, कम से क्या हो रही है, ज्यादा। तो ये कम से ज्यादा होने का क्या करेगी, ये क्या चाहेगी, ये कॉइल क्या चाहेगी, कम थी तो कम ही रहे ना, ज्यादा होने से क्या करेगी, रोकेगी। तो इसको रोक तो नहीं सकती ना, ये क्या जुगाड़ करेगी, अपने अंदर क्या बना लेगी, करंट। तो जिस तरफ फील्ड बढ़ रही है उसके अपोजिट क्या लग जाए, उसके अपोजिट फील्ड बन जाए। अरे, जिस तरफ फील्ड बढ़ रही है उस तरफ उसके क्या बन जाए, अपोजिट। तो कुछ फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाए। तो किधर करंट बहाए बताइए, अगर ऐसे बहाएगी तो फील्ड किधर बनेगी, अंदर, तो अपोज हो जाएगा। अगर ऐसे बहाएगी तब तो सपोर्ट हो जाएगा। तो किधर बहाना चाहिए करंट, इधर की तरफ ना। अगर इधर की तरफ बहाएगी तो इधर। अच्छा, एक बात बताया था कि करंट की तरफ पंजे को घुमाओ तो जिस तरफ अंगूठा होता है दो चीजें बताता है। एक तो ये क्या तीन कह लीजिए। एक तो ये नॉर्थ बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तीन चीजें बताता है। तो ये क्या है, नॉर्थ है। ये क्या है, नॉर्थ है। क्या चीज है, नॉर्थ। तो आप आज से याद रखिएगा, जब किसी कॉइल के करीब कोई मैग्नेट जाएगा तो उसका जो पोल आगे होगा वही पोल सामने बनेगा, और इसका क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, अरे नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगी, रिपेल करेगी। समझ आ रही ना बात। तो करंट कैसी बही। अच्छा, ये कैसा कहलाएगा, क्लॉक या एंटी, कैसा कहलाएगा। ये जानते हैं कहां से देखना है, यहां से। अगर यहां से एंटी दिख रहा है ना, उधर से देखोगे तो क्लॉक दिखेगा। तो आपको अगर ये नहीं क्वेश्चन में मेंशन है कहां से देखना है, तो आप हमेशा जानते हैं कहां से देखेंगे, वहां से देखेंगे जिधर से फील्ड चेंज हो रही है। तो इधर से कैसा दिखाई देगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आंसर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगला सुनिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखो, ये इसके अंदर तक गया, अब इधर पार होने लगा, इधर पार होने लगा, यही मैग्नेट ना, इधर पार होने लगा। देखो इसकी थोड़ा सा हरकत देखना, इधर क्या होगा, साउथ, इधर क्या होगा, नॉर्थ। अब ये ऐसे जा रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, साउथ में फील्ड लाइंस किधर होती हैं, ऐसे आएगी, साउथ को आती है ना, नॉर्थ को क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं, और साउथ को क्या होती है, जाती है। नॉर्थ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और साउथ क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको फील्ड लाइन आ रही है।
अच्छा जब ये दूर जा रहा है तो फील्ड लाइन कम हो रही है या ज्यादा? ओए, जब ये दूर जा रहा है तो फील्ड लाइन कम हो रही है या ज्यादा? कम हो रही ना, समझ आए? तो ये कम होने का क्या करेगा, क्या चाहेगा? पहले क्या है, ज्यादा, हो क्या रही है, कम, तो ये क्या चाहेगी, ज्यादा ही रहे। तो ज्यादा के लिए इसमें करंट किधर है, इधर से देखना है, आप उधर से नहीं देखना है, इधर से देखना है। तो ये वाला हिस्सा किधर है, बाहर, ये वाला हिस्सा किधर है, बाहर, और ये वाला हिस्सा किधर है, अंदर। अब ये बताइए किधर करंट बहाए जिससे फील्ड क्या हो जाए, कैसे बहाए, ऐसे ना, तो फील्ड इधर की तरफ घट रही थी ना, तो इधर घटती फील्ड को बराबर रखने के लिए कैसे बनाएगा, ऐसे बना, तो ऐसे करंट बहाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी करंट, इधर से देखने पे। अब देखो अगर ऐसे मैं देखूंगा, क्लॉक है, अबे ऐसे सामने मेरे घड़ी लगी हुई है, ऐसे चल रहा है, तो कैसा है, फिर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये कहां से देखने पे है, यहां से। अच्छा इस बार मैग्नेट किधर है, इधर है ना, तो यहां से देखना है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ देता कि वहां से देखा जा रहा है, तो आंसर क्या होता है, इधर से क्या है एंटी, तो उधर से क्या होगा क्लॉक। नहीं समझ पाए हैं, आ गया ना। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा एक बात मुझे बताना, किधर करंट बह रही है, ऐसे ना, अंगूठा किधर है, मेरी तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। आपको एक चीज फील नहीं आ रही, जब ये करीब आ रहा है तो इधर नॉर्थ बना के इसको क्या कर रहा है, रिपेल, और जब ये दूर जा रहा है तो ये इधर क्या बना दे रहा है, नॉर्थ, ताकि क्या होने लगे, अट्रैक्शन। तो ये अजीब तरह का इंसान नहीं है, करीब आता है तो क्या करता है, रिपेल, और दूर जाता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट। समझ आ रही ना बात, मतलब ये तो मरीज है, ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया है। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना, ये चीज क्लियर है। अब एक लॉजिक लगाना, एक मिनट सुनना मेरी बात ध्यान से, दोनों बातें मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब करीब जाएगा तो सामने क्या बना लेगा, जो ये पोल होगा सामने वाला, अगर यहां पे सामने साउथ होता ना, तो यहां पे क्या बनाता, साउथ बनाता, अगर करीब जाता। और अगर दूर जा रहा है तो यहां पे नॉर्थ होता, तो यहां पे क्या बनाता, साउथ बनाता, ताकि क्या हो सके, दूर जाने पे अट्रैक्शन और करीब आने पे रिपल्शन। और जैसे ही नॉर्थ साउथ डिसाइड हो गया, अच्छा डिसाइड होने के बाद करंट से देख लो, करंट का बहना पता चल जाएगा। और दूसरी बात, जब भी आपसे डायरेक्शन पूछता है कि करंट कॉइल में कैसी बहेगी, और ये चीज मेंशन नहीं है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, तो आप उस तरफ मान के चलोगे जिस तरफ क्या रखा हुआ है आपका, मैग्नेट। क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। चलिए इस वाले में आंसर दे दीजिए, फिर उसके बाद बताइए। ये मान लेते हैं कॉइल है, थोड़ा सा उल्टा करता हूं मैं, उल्टा इस बार इस वाले को डॉटेड कर देता हूं। मतलब क्या हुआ, ये किधर है और ये किधर है, मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे है और ये वाला पोर्शन पीछे, डॉटेड वाला, समझ आए। अब इधर क्या था, मैग्नेट का ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ, ये ऐसे जा रहा है। अब आप फटाफट बताइएगा, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। जब इधर करीब जाओगे तो ये तुरंत इधर क्या बना देगा, साउथ, रिपेल करेगा ना, करीब जा रहा है, साउथ बना। अगर साउथ बनाएगा तो ये वाला हिस्सा बाहर है, करंट कैसे बहाऊं जिससे इधर साउथ बन जाए, ऐसे बहाऊं, ऐसे ना, तो ये वाला हिस्सा ऐसे है ना आगे, तो ऐसे मतलब ऐसे नीचे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ है। देखिए अच्छा, अब देखिए ये लूप ऐसे है ना, तो ऐसे करंट बह रही है, तो ये क्लॉक है या एंटी, बस आंसर हो गया। ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना। अच्छा अगर इधर, इधर से ये कौन सा पोल है, मान लेते हैं नॉर्थ, और ये कौन है, साउथ, इधर जा रहा है, तब तो इधर क्या बनाएगा तुरंत फटाक से, क्या बना देगा, साउथ बना देगा, ताकि ये क्या करने लगे। अच्छा इधर साउथ होने के लिए ये वाला बाहर है, ये वाला किधर है, बाहर, किधर करंट बहाएगा, इधर, इधर से देखना है अब आके, किधर करंट बहाएगा, ये वाला बाहर है। अगर ऐसे बहाएगा ना, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो इधर पीछे क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ ही चाहिए, तो करंट किधर बहा देगा, ऊपर की तरफ।
अच्छा ऊपर की तरफ बहाएगा तो ऐसे है ना, तो क्या दिख रहा है? क्लॉक, क्लॉक ही दिख रहा है, घड़ी ऐसे होती है ना। घड़ी कैसे दिखेगी? क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से समझने में ना, कर ले जाओगे इसको, करिए फिर एक क्वेश्चन कर। अच्छा एक चीज और है, एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर ये कंडक्टर ना होता और ये करीब जाता, तो आपको पता है ईएमएफ बनता, लेकिन करंट, करंट किसके अंदर होती है? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ईएमएफ तो हमेशा बनेगा चाहे मटेरियल कुछ भी हो ले, ईएमएफ क्या बनेगा? हमेशा प्रोड्यूस होगा चाहे मटेरियल कुछ भी हो ले, चाहे मटेरियल कुछ भी हो ले, ईएमएफ हमेशा बनेगा। समझ आए? लेकिन करंट किस पे डिपेंड करे? ये मटेरियल कैसा है। समझ आ रही ना? चलो ज्यादातर कहानी किसकी है? कंडक्टर की है पिछला वाला। हाँ जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट वन। चलो हो गया ना? तो आपको याद रहेगा ना, डायरेक्शन किधर से देखनी होगी करंट की? जिधर से फील्ड चेंज हो रही होगी। समझ आ रही? अगर फील्ड इधर से चेंज हो रही तो इधर से देखना है, अगर फील्ड इधर से चेंज हो रही इधर से। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए याद रखो। जाने के बाद एक बात, ये वाला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये नीट में कम से कम 7 बार पूछा है, 5 से ऊपर ही पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक कॉइल है, ये कॉइल है ना, ये मैग्नेट है इसके ऊपर ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये कॉइल किसकी बनी हुई है? मेटल की। किसकी बनी हुई है? मेटल की। इसको मैग्नेट को मैंने नीचे की तरफ गिराया तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जी। क्या होगा? जी होगा। जब इसके करीब आएगा तो आपसे पूछता है एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या जी से कम हो जाएगी, या जी से बड़ी हो जाएगी, या जी के बराबर रहेगी, या नन ऑफ दीज? इस तरह से दिया होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, जब ये कॉइल के करीब आएगा तो ये ऊपर क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल। करीब आने पे क्या बनाता है? नॉर्थ। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। तो ऊपर की तरफ इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। और उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? कम ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यही कॉइल, जो ये वाली कॉइल है ना, ये मेटल के बजाय किसकी हो? नॉन मेटल। किसकी हो? नॉन मेटल। तो अगर ये नॉन मेटल होगी और ऊपर से क्या गिरेगा? एक मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ और ये साउथ, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन मान लेते हैं कितना है? जी है ना। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये किसकी है? ईएमएफ बनेगा, लेकिन करंट, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर, तो नॉन कंडक्टर के अंदर अगर करंट नहीं बनेगी तो ऊपर वाला फोर्स लगेगा। तो अगर इनिशियल एक्सीलरेशन जी था तो फाइनल भी क्या होगा? जी होगा ना। एक और क्वेश्चन इस पे, बस आखिरी। अगर यही कॉइल जो मेटल की थी, ये मेटल ही है, ये किसकी है? मेटल की। और ऊपर क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। और ये किधर गिर रहा है? नीचे। किस एक्सीलरेशन से? जी से। अगर ये नीचे गिर रहा है तो एक चीज आप समझिए, ये मेटल है, इसको मैंने तोड़ दिया थोड़ा सा यहां से। क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में करंट चल सकती है। अगर करंट नहीं चलेगी तो ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा, फिर एक्सीलरेशन कितना होगा? समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कौन सा? ये यही तो पिछला पढ़ाया है, बल्कि इसमें पूछना चाहिए। अरे ये जब गिरेगा तो करीब जा रहा है ना कॉइल के करीब जाएगा तो यहां पे सामने क्या बना लेगा? नॉर्थ बना लेगा। तो ये अपोज करेगा तो ये स्लो नहीं हो जाएगा?
तो जो एक्सीलरेशन पहले था उससे कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर निकालने को बोले निकाल सकते हो, कैसे? हाँ, देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, f ना। तो mg माइनस f, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स कितने के बराबर होता है, मास इंटू, तो यहां से a निकल आएगा, समझ आ रहे हैं? ये mg किधर लग रहा है, नीचे, और अपोज कितने से हो रहा है, f से। तो mg माइनस f क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, जिससे ये किधर गिरेगा, नीचे। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां से एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब ये फोर्स हम कितना लगाएगा ये हम सीख लेंगे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।